हेलो, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपा आपा जी, ये फैन थोड़ा स्लो करना। ये सबसे पहले वाला जी, डिमर हिलाना। हाँ, स्लो कर, बिल्कुल। So very good morning to all of you. Today our topic is nursing process. So we'll start from where we left. याद है मैंने नर्सिंग प्रोसेस आपको करवाया था, उसकी सारी डिटेल भी हमने असेसमेंट तक कर लिया था। आज हम डायग्नोज तक करेंगे। पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है, कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है जी। असेसमेंट में इन्वॉल्व क्या होता है, डाटा कलेक्शन, नर्सिंग डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सो दिस इज द साइक्लिक। इसकी प्रेजेंटेशन जो है आपने देखा कि सब प्रेजेंटेशन इन अ साइक्लिक like assessment, nursing diagnose, planning, implementations and evaluations. So जैसे characteristics मैंने आपको बताया, ये क्या साइक्लिक होता है, डायनामिक नेचर होता है, क्लाइंट सेंटर्डनेस है, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। यू नो, इस दफ़ा ये क्वेश्चन आया था, डिफरेंस डिसीजन नर्सिंग प्रोसेस वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। Interpersonal and collaborative style, universal applicability, and use critical thinking and clinical reasoning. Assessment हमने देखी थी कि assessment में हमने क्या करना है, collect data, organize data, validate data and document data. जो assessment का process है,
इट कंप्राइजेस 4 डोमेन लाइक कलेक्ट डाटा, अपने डाटा को कलेक्ट करना है, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज भी करना है, उसको वैलिडेट यानी कि उसके एक्यूरेसी को देखना, ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी को देखना है, एंड देन नीड टू डॉक्यूमेंट द डाटा। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो क्या था ये असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ डाटा। जो अगर हम असेसमेंट की देखें, ये एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें हम क्या कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं एंड डॉक्यूमेंट करते हैं इंफॉर्मेशन। इसके हमने 4 जो इनिशियल इसके जो 4 असेसमेंट के जो हमने टाइप पढ़ी थी, जिसमें इनिशियल असेसमेंट नर्सिंग असेसमेंट है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट है, इमरजेंसी असेसमेंट है, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, रीअसेसमेंट है। इसको भी हमने देखा था कि इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट क्या है कि परफॉर्म्ड विद इन specified time after admissions to establish a complete database for problem identification. For example, nursing admission assessment. जैसे हम एडमिशन्स करते हैं उसके बाद जो हम फॉरन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द specific problem identified in an earlier assessment. For example, hourly checking a vital sign of fever patients. यानी कि जो उसका प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हम फोकस करके उसका जो प्रॉब्लम हम जो असेस कर रहे होते हैं हम उसको फोकस असेसमेंट कहते हैं। इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। आपने देखा कि कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है उसके अगर हम जो असेसमेंट करते हैं तो हमको उसको emergency assessment कहते हैं। Like for example, rapid assessment of an individual airway, breathing status and circulations during the cardiac arrest. Time lapsed reassessment of several months after initial assessment to compare the client current health status with the data previously obtained. तो जो पहले आपने लिया उसके साथ several month के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप उससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइम लैप्स्ड जो है रीअसेसमेंट कहते हैं। फिर आपको पता है कि डाटा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम कह लेते हैं हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, मटेरियल कंट्रीब्यूटेड टू अदर हेल्थ पर्सनल। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा आप समझते हो कि पेशेंट के पर्सपेक्टिव से जो हम कंप्लेंट्स को देख रहे होते हैं कि पेशेंट ने क्या कंप्लेन के, लाइक इचिंग, पेन, फीलिंग ऑफ वरी आर एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव डेटा। And objective data can also refer to the as a sign of overt data। ठीक है, जो कि आप देख रहे होते हैं, जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मेडिकल टर्मिनोलॉजी। हम उसको अपनी फिजिकल एग्जामिनेशंस को जो अपनी ऑब्जर्वेशन होती है उसको अपने पर्सपेक्टिव से, जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्या डिस्कलरेशंस ऑफ द स्किन और ब्लड प्रेशर्स रीडिंग इन द ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, कि जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन जैसे आप देख रहे हैं कि डिस्कलरेशंस हुई है तो आपको पता चल जाएगा जो कि कौन सा इसको जो है, क्या वजह है, क्या इसके पीछे जो रीज़न है। तो फिर आप उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर जो उसका डेटा को रिकॉर्ड करेंगे उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी किसमें जो पेशेंट है डायरेक्ट अप्रोच से लेते हैं, सेकेंडरी जो रिलेटिव हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल रिपोर्ट, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक रिजल्ट आर द सेकेंडरी रिसोर्सेज। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में क्या है, ऑब्जर्वेशन से भी लेते हैं, इंटरव्यू से भी लेते हैं। ये डायरेक्ट इंटरव्यू भी है और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू भी है। स्टेजेस ऑफ एन इंटरव्यू, ठीक है, इसमें क्या ओपनिंग और इंट्रोडक्शंस, बॉडी ऑफ डेवलपमेंट एंड क्लोजिंग। एग्जामिनेशंस में आपको पता है कि क्या क्या हम पॉइंट, द फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन मेथड टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम, टू कंडक्ट द examination. The nurse uses technique of inspection, palpations, percussions and auscultations. You get familiar with this 4 step which is very important. इंस्पेक्ट ऑब्जर्वेशन से करते हैं, पल्पेशन जो है हम टच करके जो स्टेथोस्कोप भी यूज़ करते हैं और हम वैसे भी पल्पेट करके भी उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं। परकशन जो होता है जिसमें हम जो है, याद है हमको, उसे हैमर वगैरह यूज़ करते हैं, परकशन करते हैं। ठीक है, और फिंगर से भी कर सकते हैं, परकशंस भी करते हैं। 2 फिंगर्स को नीचे हाथ पाम के ऊपर मारते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, परकशन। ऑस्कल्टेशन यानी कि स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हुए जो है हम किसी चीज़ को सुनते हैं।
राइट, समझ आ गई। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। सो इसमें क्या करेंगे कि नर्सिंग यूज अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट डाटा सिस्टमैटिकली। दिस इज रेफर्ड एज नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री एंड नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म के जरिए हम जो है डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। To complete the assessment phase, the nurse record client data. Accurate documentation is essential and should include all data collected about the client health status. आज हमने क्या करना, नर्सिंग डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोज कैसे करते हैं जी? नर्सिंग डायग्नोज के कंपोनेंट हम देखेंगे, एनालाइज डेटा, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ, फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोज, फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एनालाइज करते हैं डाटा को, फिर हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके उनकी जो रिस्क है या उसकी स्ट्रेंथ है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसको हम डायग्नोस्टिक को स्टेटमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। Diagnosis is the second phase of the nursing process. In this phase, nurses use critical thinking skills to interpret assessment data to identify client problems. ठीक है, इस फेज के अंदर जो है नर्सेस क्या करती हैं कि जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करते, वो जो डाटा लिया होता है असेसमेंट, जो इंटरप्रेट करके जो है वो अपने जो है सेंसेस से या अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटी के जरिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको नैंडा की डायग्नोस्टिक लिस्ट में से देखती हैं। नॉर्दर्न अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज एसोसिएशन नैंडा डिफाइन और रिफाइन द नर्सिंग डायग्नोज। उसके ज़रिए जो है हम डायग्नोज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या फिर इसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जो है उसमें कौन सी डायग्नोज, उसमें आपने देखा कि 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के मुताबिक जो है वो डायग्नोज बनी, क्योंकि नर्सिंग जो हम हिस्ट्री यूज करते हैं, आपको पता है वी आर यूजिंग द नैंडा पैटर्न to get the history of the patient, but sometimes most of our students, they are used to take the health history of the patient by doctor perspective. But nurses in nursing, they have their own pattern of history to take from the patient. So use always NANDA, the worded functional pattern, to get the history from the patients. So ऑफिशियल नैंडा डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, इस डायग्नोज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ क्लिनिकल जजमेंट concerning a human response to health condition, life processes or vulnerability for the that response and by an individual, family, group or community. जी, सो डायग्नोज क्या है, क्लिनिकल जजमेंट है जिसमें क्या करते हैं हम इंसान के जो ह्यूमन का रिस्पॉन्स हेल्थ से रिलेटेड है या उसके लाइफ इवेंट है या कोई भी ऐसी वेनरेबिलिटी है, ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, नर्स क्या करती है, क्लिनिकल जजमेंट करती है, जो कि वो किस में डायग्नोज कर, इंडिविजुअल में, फैमिली में, ग्रुप में एंड कम्युनिटी को डायग्नोज करती है। हाँ, अब हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोज। क्या द स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोज और एक्चुअल हेल्थ प्रमोशन एंड रिस्क। ठीक है, यानी कि जो इसका स्टेटस है वो क्या है डायग्नोज का, एक्चुअल डायग्नोज एंड प्रॉब्लम हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज है। एक्चुअल डायग्नोज क्या होती है, इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम वो होता है जिसमें आप देखते हैं कि क्लाइंट जो है प्रेजेंट टाइम में जो आप असेसमेंट नर्सिंग असेसमेंट करते हो उसको आपको क्या पता चलता है, एक्चुअल डायग्नोज। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज क्या है, रिलेटेड टू क्लाइंट प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, सो हेल्थ प्रमोशन जो वो है जिसमें क्या नाम है, पेशेंट की कंडीशंस को जो इम्प्रूव करने के लिए जो हम करते हैं उसको हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज। A risk nursing diagnosis is a clinical judgment that a problem does not exist, but the presence of risk factor indicate that the problem may develop if adequate care is not given. रिस्क डायग्नोज होती है कि हो सकता है एक्चुअल तो आपको प्रॉब्लम उसके ना नजर आते हो, लेकिन अगर आप उस पर
जो है, बट प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स इंडिकेट जो है ये, इससे आपको ये रिस्क होता है कि वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर आप उसको केयर ना करेंगे, तो वो उसको क्या कहते हैं, रिस्क डायग्नोज। यानी कि उस वक्त तो हो सकता है आपको क्लिनिकल जजमेंट के जरिए इतना प्रॉब्लम नजर ना आता हो, लेकिन क्या उसके जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो ये इंडिकेट कर रहा था कि उसके जो फैक्टर्स है जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर उसको प्रॉपरली केयर नहीं किया गया। कंपोनेंट ऑफ नेंडा नर्सिंग डायग्नोज के कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोज हैज 3 कंपोनेंट: द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, टियोलॉजी एंड द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर 3 चीजें हम देखेंगे। क्या है? मैंने बताया द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशंस, कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसकी कॉज को देखते हैं, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, एसोसिएट करते हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम, कि क्लाइंट का हेल्थ प्रॉब्लम क्या है और उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। टियोलॉजी क्या है? कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोज, आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। फिर हम देखेंगे, पहले तो उसके क्लाइंट के प्रॉब्लम को आपने डिस्क्राइब करना है, फिर उसकी कॉजेज को देखना है, फिर आपने क्या करना है, आर द क्लस्टर्स ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी कि आपने देखा कि वो बहुत सारे क्लस्टर्स, ग्रुप ग्रुप और किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो बहुत सारे साइन सिम्टम जो होते हैं इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपने देखना कि उनमें से कौन सा जो है प्रॉब्लम, वो लीडिंग कॉज क्या है जो कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। The basic three-part nursing diagnosis statement is called PES format and include as the following। ठीक है, जब हमने नर्सिंग डायग्नोज जब बनाना, उसका फॉर्मेट जो है PES, यानी कि प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड साइन सिम्टम को देखना है। ठीक है, P क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम, नेंडा लेवल। ठीक है, सो आपने ये देख लेना कि क्लाइंट का हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट ने क्या बताया है आपको। ठीक है, causes of health problem क्या है? Sign and symptom, defining definition, characteristic manifested by the client। कि आपने जो है देखना है कि पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और जो है जो कि मैनिफेस्टेड बाय क्लाइंट, यानी कि जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको देखना है, साइन एंड सिम्टम को ऑब्जर्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पेन है, ये पेशेंट ने आपको बताया ना, देखें ये क्या है, ये पेशेंट का प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना नंडा के लेवल से, ये पेन है, तो पेन में आप देखेंगे तो आपको पेन में से मिल जाएगा पेन रिलेटेड टू क्या है। ठीक है, अब्डोमिनल सर्जरी हुई थी उसकी, ये उसका रीज़न था। साइन सिम्टम क्या था? ये क्या? पी प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड साइन सिम्टम। प्रॉब्लम उसका पेन है, कॉज उसकी सर्जरी है, एंड साइन सिम्टम पेन स्केल एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को आपने जो पेशेंट डिस्कम्फर्ट था, ये साइन एंड सिम्टम। साइन ये होगा कि आप डिस्कम्फर्ट, सॉरी पेन हो, आप पेशेंट को जो बता रहा है, कहता है मैं डिस्कम्फर्ट हूँ, लेकिन आपने साइन क्या किया है? पेन स्केल के थ्रू उसको असेस किया है। तो हम इसकी जो डायग्नोज बनेगी वो कहेंगे अक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल। ठीक है, समझ आ गई नर्सिंग डायग्नोज कैसे बनाते? मेरा ख्याल है आपको पता ही होगा। क्यों हाजरा एंड ट्रॉलिका मुबशरा सिमरा नेहा, समझ आ गई इसकी? ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम एक्यूट पेन। ओके सिमरा, थैंक यू। सो अब ये देखें, जो नैंडा की नर्सिंग डायग्नोज है उसमें से आपने लेबल देखना कि ये कौन से जो प्रॉब्लम है, कौन से उसमें क्लास सर्कुलेशन तो नहीं है, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाइटल एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन। उसमें आएगा जितने भी सर्कुलेशंस के जो इश्यूज हैं या पेशेंट के प्रॉब्लम है, आपने ऐसे लेबल करना है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक risk for decreased cardiac
tissue perfusion, risk for impaired cardiac functions, risk for ineffective cerebral tissue perfusions, risk for ineffective gastrointestinal perfusions, and risk for ineffective renal perfusion है, ineffective peripheral tissue perfusion है, and risk for ineffective peripheral tissue perfusion है. ठीक है, तो आपने देखना है कि पेशेंट का जो सर्कुलेशन से रिलेटेड है कौन सा जो है उसका रिस्क है या उसका वाकई डिक्रीज है या फिर इनफेक्टिव है. तो आपने ये सारी चीज़ों को देखना, इंक्रीज है, डिक्रीज है, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड है, रिस्क फॉर इनफेक्टिव है. ठीक है, सो आपने देखना है कि इसमें से पेशेंट का प्रॉब्लम. रेस्पिरेशंस में जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वेंटिलेशन एंड गैस एक्सचेंजेस में क्या इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न्स है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है, इम्पेयर्ड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन है, डिसफंक्शनल वेंटिलेशन विनिंग एंड रिस्पॉन्स है. Physical regulations में anatomical structure and physiological processes involved in hematological, immunological and metabolic regulatory mechanisms. Risk for adverse reactions to iodinated contrast media, risk for allergy response, risk for the unstable blood glucose level, risk for the imbalanced body temperatures, risk for electrolyte imbalance, readiness for the enhanced fluid balance, deficient fluid volume, risk for deficient fluid volume, excess fluid volume, risk for imbalanced fluid volume. सो इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशंस है, और हम देखेंगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द ingestion, digestion and absorption of nutrient. Insufficient breast milk है, ineffective breastfeeding है, interrupted breastfeeding है, readiness for enhanced breastfeeding है, ineffective infant feeding pattern है, imbalanced nutrition and less than body requirement है, readiness for enhanced nutrition, obesity, overweight, risk for overweight. ठीक है, सो न्यूट्रिशंस की जो आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और इसका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आपको मिलेंगे कि वो इंजेक्शन हो जाए, डाइजेशन हो जाए, जब अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट है, तो आप इनमें से ये दैट अवेलेबल लिस्ट ऑफ द डायग्नोज यू कैन यूज एंड गेट टेक लेबल. एलिमिनेशंस में आ जाए तो आपको ये पता है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज ऑफ बॉडी वेस्ट. ठीक है, सो इनमें से कोई भी है, बाउल इनकॉन्टिनेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन है, परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक फंक्शनल जो है कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, डिसफंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, रिस्क फॉर डिसफंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशंस है, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड यूरिनरी एलिमिनेशंस है, फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, रिफ्लेक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है जी, एंड स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, और रिस्क फॉर अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी रिटेंशन, रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरीज. क्लास स्किन टिश्यू पे हो तो एनाटॉमिकल जो इसका स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द स्किन एंड बॉडी टिश्यू इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी. ठीक है, तो स्किन इंटेग्रिटी की बात है तो रिस्क फॉर कॉर्नियल इंजरी, और हम देखेंगे कि इम्पेयर्ड डेफिनेशंस है, रिस्क फॉर ड्राई आई और इम्पेयर्ड ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन, risk for impaired oral mucous membrane, risk for pressure ulcer, impaired skin integrity, risk for the impaired skin integrity, risk for thermal injury, impaired tissue integrity, or risk for impaired tissue integrity, risk for vascular trauma. अगर हम न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेक करना तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है. Physiological process and anatomical structure involved in the transmissions of nerve impulses, decrease intracranial adaptive capacity, autonomic
dysreflexia, risk for autonomic dysreflexia, and disorganized infant behavior, readiness for enhanced organized infant behavior, risk for disorganized infant behavior, risk for peripheral neurovascular dysfunction, unilateral neglect. कॉग्निशंस की बात है तो हम इसमें जो हम इसका न्यूरो हाँ जी, कॉग्निशंस की बात करेंगे तो न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रेजेंस इन्वॉल्व इन ओरिएंटेशंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, एक्यूट कंफ्यूजन है, रिस्क फॉर एक्यूट कंफ्यूजन है, क्रॉनिक कंफ्यूजन है, इम्पेयर्ड मेमोरी है। क्लास में क्या देखेंगे, सेल्फ कंसेप्ट की क्लास जो है, साइकोलॉजिकल पैटर्न इन्वॉल्व इन सेल्फ परसेप्शन, आइडेंटिटी एंड सेल्फ रेगुलेशंस। सो इसका जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब बॉडी इमेज है, इनअफेक्टिव डिनाइल है, लेबियल इमोशनल कंट्रोल है, इनअफेक्टिव इम्पल्स कंट्रोल है, क्रॉनिक लो सेल्फ स्टीम है। ठीक है, risk of chronic low self-esteem, situational low self-esteem, risk of situational low self-esteem and disturbed personal identity, risk for disturbed personal identity, readiness for enhanced self-concept, sexual dysfunction, ineffective sexual pattern है। क्लास में मूड रेगुलेशन से रिलेटेड क्या, बायोस फिजिकल एंड इमोशनल इंटरेक्शन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मूड रेगुलेशन, इम्पेयर्ड मूड रेगुलेशंस। क्लास कंफर्ट है, परसेप्शंस ऑफ सिम्टम एंड एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग, लाइक फॉर एग्जांपल कंफर्ट की बात करें तो एंजाइटी तो नहीं, इम्पेयर्ड डिस्कम्फर्ट है या रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड कंफर्ट है, डेथ एंजाइटी है, फियर है, एक्यूट पेन है, क्रॉनिक पेन है, लेबर पेन है, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम है, नॉजिया एंड क्रॉनिक सॉरो। क्लास क्या, वेल बीइंग है, परसेप्शन ऑफ लाइफ क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एसेंशियल्स, नीड सेटिस्फैक्शन, ग्रीविंग, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग है, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग है, रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड होप है, होपलेसनेस है, रिस्क फॉर कंप्रोमाइज्ड ह्यूमन डिग्निटी है, रेडीनेस फॉर इनहांस्ड पावर है, पावरलेसनेस है, रिस्क ऑफ पावरलेसनेस है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है, रिस्क फॉर स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है, रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड स्पिरिचुअल वेलबींग है। लाइक क्लास लाइफ प्रिंसिपल में पर्सनल वैल्यू बिलीफ एंड रिलीजियसिटी, डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, और जो मॉरल डिस्ट्रेस है, नॉन कंप्लायंस है, इम्पेयर्ड रिलीजियसिटी है, रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड रिलीजियसिटी है, रिलीजियसिटी एंड इज फॉर इम्पेयर्ड रिलीजियसिटी। क्लास कोपिंग में क्या देखेंगे, परसेप्शन कोपिंग है, perception of coping experience and coping strategy, ineffective activity planning, risk for ineffectivity activity planning, defensive coping है, क्या है, ineffective coping है, readiness for enhanced coping है, readiness for the enhanced decision making है, impaired क्या है, emancipated decision making है, readiness for enhanced emancipated decision making है, risk for impaired emancipated decision making है, and post traumatic trauma syndrome। पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम है, रैप ट्रॉमा सिंड्रोम है, रीलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम है, रिस्क फॉर रीलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम है, इम्पेयर्ड रेजिलियंस है, readiness for enhanced resilience है, and risk for impaired resilience and stress overload। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ है, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल मैच्योरेशन एंड एजिंग आ जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि रिस्क फॉर डिलेड डेवलपमेंट एंड रिस्क फॉर डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ है।
फिजिकल एबिलिटी में देखेंगे ऑडियो विजुअल एबिलिटी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड मोबिलिटी, इम्पेयर्ड बेड मोबिलिटी है एंड इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है, इम्पेयर्ड व्हील चेयर मोबिलिटी है, इम्पेयर्ड सिटिंग है, स्टैंडिंग है, ठीक है, ट्रांसफर एबिलिटी है एंड वॉकिंग है। सो हमने इसको ये देखना है इस पर्सपेक्टिव से। एनर्जी बैलेंस में हम देखेंगे एनर्जी यूजेज एंड एनर्जी रेगुलेशन पैटर्न में एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, डेफिशिएंट डाइवर्जनल एक्टिविटीज है, फटीग है, इंसोम्निया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रेडीनेस फॉर इनहेंस स्लीप है, स्लीप डेप्रिवेशन है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न है, वैंडरिंग है। क्लास कम्युनिकेशंस एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल है, रेडीनेस फॉर इनहेंस कम्युनिकेशन, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन है, क्लास सोशल फंक्शन है, सोशल नेटवर्क है, सोशल रोल है, सोशल स्किल्स एंड सोशल इंटरेक्शन है, रिस्क फॉर लॉनलीनेस, इसमें देखेंगे रेडीनेस फॉर इनहेंस रिलेशनशिप, इनफेक्टिव रिलेशनशिप, रिस्क फॉर ineffective relationship, ineffective role and performance है, impaired social interaction है, social isolation है। सेल्फ केयर में देखेंगे सेल्फ केयर एबिलिटी एंड होम मेंटेनेंस स्किल्स, इम्पेयर्ड होम मेंटेनेंस, बाथिंग सेल्फ केयर डेफिसिट है, ड्रेसिंग सेल्फ डेफिसिट है, फीडिंग सेल्फ डेफिसिट है, टॉयलेटिंग जो है सेल्फ डेफिसिट है, रेडीनेस फॉर इनहेंस सेल्फ केयर है एंड सेल्फ नेग्लेक्ट है। हेल्थ प्रमोशन में भी आपको ये चीज़ें इसकी लिस्ट नजर आती है। हेल्थ लिटरेसी में है हेल्थ हेल्थ मेंटेनेंस स्किल्स, इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस है, इनफेक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट है, रेडीनेस फॉर इनहांस्ड हेल्थ मैनेजमेंट है, फ्रेल एडर्ली सिंड्रोम्स है, रिस्क फॉर फ्रेल एडर्ली सिंड्रोम, इनफेक्टिव प्रोटेक्शन है, रिस्क प्रॉन हेल्थ बिहेवियर है, डेफिसिट नॉलेज है, रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड नॉलेज है। Class self-harm, risk, self-directed risk behavior and suicidal behavior में self mutilations है, risk for self mutilations, risk for self-directed violence, risk for suicide and class violence में देखेंगे other directed risk behavior and violent behavior, risk for other directed behavior, violence। ये हेल्थ हैजर्ड की आपको लिस्ट मिलेगी कि इसमें कौन कौन से हेल्थ हैजर्ड है। हेल्थ हैजर्ड एसोसिएट विद द हेल्थ केयर प्रोसेसेस एंड सोशल प्रोसेसेस है, रिस्क फॉर एस्पिरेशन है, रिस्क फॉर ब्लीडिंग है, रिस्क फॉर डिसयूज सिंड्रोम है, रिस्क फॉर फॉल है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन इंजरी, रिस्क फॉर प्री पेरी ऑपरेटिव पोजिशनिंग इंजरी है, शॉक है, सडन इन्फेंट डेथ एंड सिंड्रोम है, रिस्क फॉर सफोकेशन है, सर्जिकल रिकवरी है, रिस्क फॉर डिलेड सर्जिकल रिकवरी है, इम्पेयर्ड स्वेलिंग है एंड रिस्क फॉर ट्रॉमा। The class मिली hazard health impact of economic housing standard and working environment, contamination है, जिनके साउंड में हम देख सकते हैं इसका कंटामिनेशन है, रिस्क फॉर पॉइजनिंग है। क्लास रिप्रोडक्शंस है, बायो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फर्टिलिटी and conception and the delivery postpartum phase of the childbirth। इसमें देखेंगे कि ineffective child bearing processes है, readiness for enhanced childbearing process है, risk for ineffective childbearing process, risk for disturbed maternal fetal diet। ठीक है, सो केयर गिवर रोल्स में केयर गिवर्स एंड केयर गिवर फंक्शंस हम देखेंगे, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड अटैचमेंट केयर गिविंग गिवर्स रोल स्ट्रेन है, रिस्क फॉर केयर गिवर रोल स्ट्रेन, पेरेंटल रोल कॉन्फ्लिक्ट है, इम्पेयर्ड पेरेंटिंग है, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड पेरेंटिंग है, रेडीनेस फॉर इनहेंस प्रेजेंटिंग पेरेंटिंग है।
फैमिली यूनिट में देखेंगे फैमिली कोपिंग फंक्शनैलिटी, फैमिली इंटेग्रिटी। कंप्रोमाइज फैमिली कोपिंग है, डिसेबल्ड फैमिली कोपिंग है, रेडीनेस फॉर enhanced family coping and effective family health management, dysfunctional health family processes, interrupted family processes, readiness for enhanced family processes है। कम्युनिटी हेल्थ में देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ में नीड है, रिस्क पॉपुलेशन है एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। Yes, thank you for responding. Otherwise, I'm alone talking too much hard. Deficient community health management and effective community coping है, readiness for the enhanced community coping है। सब हम बात करेंगे डिफरेंशिएटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रॉम द मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोस में और मेडिकल डायग्नोस का क्या डिफरेंस है। सो हम नर्सिंग डायग्नोस की बात करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस अ स्टेटमेंट होती है ऑफ नर्सिंग जजमेंट दैट मेड बाय नर्स बाय देयर एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपर्ट और लाइसेंस टू ट्रीट। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं कि नर्स की जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट होती है वो नर्सिंग की जजमेंट की बेस पर होती है जो कि एक नर्स बनाती है बाय देयर और अपनी एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से, एक्सपर्टीज से। ठीक है, बिकॉज शी हैज द लाइसेंस टू ट्रीट। सो मेडिकल डायग्नोसिस इज मेड बाय फिजिशियंस बनाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एन इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम। नर्सिंग डायग्नोसिस के जरिए हम ह्यूमन का जो रिस्पॉन्स है रिगार्डिंग हेल्थ एंड इल प्रॉब्लम we can only assess। मेडिकल डायग्नोस रेफर टू डिजीज प्रोसेसेस। नर्सिंग डायग्नोस इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें तो हम उनके रिस्पांस को जो उनकी हेल्थ और इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं उनको हम उनसे रिलेटेड जो है उनके रिस्पांस को जो है वो नोट करते हैं या उसको डायग्नोस करते हैं। मेडिकल डायग्नोस रेफर टू डिजीज प्रोसेसेस, इसमें हम क्या करते हैं डिजीज प्रोसेसेस को देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोस में चेंज एज द क्लाइंट रिस्पॉन्स चेंज। यस, ठीक है। सो नर्सिंग डायग्नोस हम चेंज कर सकते हैं, क्लाइंट का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है तो हम नर्सिंग डायग्नोस चेंज कर सकते हैं। क्लाइंट मेडिकल डायग्नोस रिमेन द सेम फॉर लॉन्ग एज द डिजीज इज प्रेजेंट। जब तक डिजीज प्रेजेंट रहती है हम उसकी वही डायग्नोस होती है। सो नर्सिंग डायग्नोस इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है और इसमें क्या मेडिकल में एस्थमा लिख रहे हैं और हम लिखते भी हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, सीवीए का अगर पेशेंट है तो उसमें क्या हो गया एक्टिविटी इंटॉलरेंस है। वहाँ पे सीवीए का मेडिकल डायग्नोस सीवीए, लेकिन नर्सिंग डायग्नोस के बनाने एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्यूट पेन अपेंडिसाइटिस हो सकती है या किसी भी वजह से हो सकती है। पेन कैन बी लीड एनी रीजंस। डिस्टर्ब बॉडी इमेज में एम्पुटेशन, मेडिकल एम्पुटेशन, लेकिन आप वहाँ पे मेडिकल नर्सिंग डायग्नोस के बनाएंगे डिस्टर्ब बॉडी इमेज। जी समझ आ गई आपको।
सो प्लानिंग का भी आपको पता है कि प्लानिंग हम कैसे करते हैं। प्लानिंग में क्या जो प्लानिंग है, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, डायग्नोस प्रॉब्लम और डायग्नोस का हम पहले बताते हैं। जैसे कोई अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ऑफ कोर्स वी विल प्लान, पहले उसको हम उसके मुताबिक कर लेंगे। फॉर्मुलेट गोल और डिजायर्ड आउटकम, सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, राइट नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, फिर हम उसके मुताबिक जो है प्लानिंग करते हैं। So planning involves decision making and problem solving. It is the process of formulating client goals, designing the nursing interventions required to prevent, reduce, eliminate the client health problem. So type of planning क्या, initial planning और ongoing planning और discharge planning, ये तीन टाइप की plannings होती हैं। Initial planning में क्या है, which is done after the initial assessment. Ongoing it is continuous planning होती है। Discharge planning, planning for need after discharge. So तीन टाइप की प्लानिंग होती है। So planning includes setting priorities, establishing client goal, desired outcome है, selecting nursing interventions and activities है, writing individualized nursing interventions on care plan. Priority setting में हम क्या करते हैं, nurse begin planning by deciding which nursing diagnosis require attentions first, which second and so on. ठीक है, so setting priorities में हम ये चीज़ें देखते हैं। Nurses frequently use Maslow hierarchy of need when setting priorities। वो मैस्लो हायरार्की को ज़रूर फॉलो करती है जब वो प्रायोरिटीज़ को, कि विच नीड इज़ फर्स्ट। जैसे सबसे पहली कौन सी है, फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी नीड है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड है, स्टीम नीड है एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। तो बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। सो थ्री कैटेगरीज हैं, और जिसको जो है आपने पैरामिड के अंदर देख रहे हैं कि ये इसके अंदर 5 कंपोनेंट इसके हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक नीड में क्या क्या आ जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड, दीज आर इन द बेसिक नीड। सो सबसे फिजियोलॉजिकल नीड में फूड है, वाटर है, वार्मथ है, रेस्ट है। सेफ्टी नीड में क्या है, सिक्योरिटी सेफ्टी है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड है, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप है। स्टीम नीड है, प्रेस्टिज एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है, सेल्फ एक्चुअलाइज है, achieving one full participant potential including creative activities। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। Establishing client goal, desired outcome। इसमें after establishing priority the nurse set the goals for each nursing diagnosed goal में भी short term और long term, ये आपके दो तरह के होते हैं, short term भी होते हैं और long term भी होते हैं। Nursing intervention, nursing intervention is any treatment that nurse perform to improve the patient health। आप जानते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन में हमने पेशेंट को क्या कर रहे होते हैं, जो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन और डिपेंडेंट इंटरवेंशन, ये दो तरह से हम इंटरवेंशन को अप्लाई करते हैं। इंडिपेंडेंट बाय द नर्स पर्सपेक्टिव एंड डिपेंडेंट जो है हम डॉक्टर को जो है ऑर्डर को भी बीच में ऐड कर रहे होते हैं। सो मेरे ख्याल में 50 मिनट हो गया, मेरे पास अभी 10 मिनट बचे। आई हैव अटेंडेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी यू कैन आस्क।